So hello everyone, welcome to the new session of class 9. I am your chemistry teacher and going to have a new session with you all. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज मैटर अराउंड अस, है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग या मैटर अराउंड अस, ये हमारा न्यू चैप्टर है जो आज हम बिगिन करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि मैटर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं और आपके चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो बिगिन करने से पहले मैं बता दूँ, इसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का सारा कुछ यहाँ पे कवर होने वाला है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी इस चैप्टर के एंड होते ही उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस, ठीक है। क्लास 9 का ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिक से पॉइंट है, मतलब ये वो बेसिक चैप्टर है जहाँ से हम क्लास 10th 11th और 12th की बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये अपना सबसे पहला चैप्टर है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद द न्यू एनर्जी। क्लास 9th में पहला चैप्टर है और पहला पॉइंट क्या है अपना? मैटर, ठीक है। मैटर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें मैटर के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि एक्चुअल में मैटर होता क्या चीज़ है ना। मैटर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम मैटर को समझते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर ऐसी कोई भी चीज़, हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास एक फिक्स्ड मास हो, एक फिक्स्ड स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे, ठीक है, उसी को बोला जाता है मैटर। तो मैटर समझ आया? मतलब कोई भी चीज़, हमारे आसपास कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, उसे हम मैटर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। वो किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस स्टेट हो, इट डजंट मैटर। बस फर्क इतना होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ एरिया स्पेस वो कवर कर रहा हो और कुछ ना कुछ उस वेट ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है। तो ये होता है अपना मैटर। तो मैटर के बारे में पढ़ते हैं। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ वो जगह ऑक्यूपाई करना चाहिए। मतलब जैसे अगर एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, मैंने उसको वेट किया, उसका वेट सपोज 200 ग्राम आया, ठीक है। तो ये बुक का मास हो गया, ऑब्वियसली ये बुक का मास हो गया। और अगर मैं उस बुक को एक टेबल पे प्लेस करती हूँ, उस बुक को एक टेबल पे अगर मैं रख रही हूँ, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा उस टेबल का, कुछ ना कुछ एरिया उस बुक के द्वारा कवर किया जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो कोई ना कोई एरिया, थोड़े अमाउंट में या ज़्यादा, वो कुछ एरिया को कवर करता है, तो उसी को बोलते हैं मैटर। इसका मतलब ये बुक हमारी क्या है? मैटर है। हम किसी भी चीज़ को देख करके बता सकते हैं कि ये मैटर है या नहीं है, ठीक है। कैसे? बस दो कंडीशन अप्लाई करनी है कि इस चीज़ के पास आइदर हैविंग वेट और नॉट, उसके पास वेट है या नहीं, ठीक है। अगर उसका कुछ वजन होगा तो एक क्वालिफाई होगी, दूसरी क्वालिटी कि वो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करे, ठीक है। सपोज यही मैंने बुक का एग्जांपल दिया, तो आई थिंक इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि बुक का मास है और बुक ने जब टेबल पे रखा गया तो बुक ने कुछ एरिया को कवर किया, ओवरऑल मास भी है, स्पेस भी कवर अप हो रहा है, तो ये बुक एक मैटर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैटर को डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास स्पेस हो और मास हो, उसे हम मैटर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। It exists in the form of 5 basic elements. 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके फॉर्म में हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है। वो क्या? पंच तत्व आते हैं, उनको 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व। एंड दैट पंच तत्व आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। ये है वो पंच तत्व जिन 5 चीजों से हमारा मैटर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेयर। अब अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक चेयर का, क्या चेयर एक मैटर है या नहीं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चेयर एक मैटर है या नहीं? तो सपोज ये एक चेयर है,
ठीक है, बड़ी सुंदर है। ठीक है, तो ये एक चेयर है। ठीक है, अब हम इस चेयर को पता करना चाहते हैं कि क्या ये चेयर मैटर है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वे मशीन पे रखेंगे, जहां से वेट मेजर करते हैं उस मशीन पे रखेंगे और चेक करेंगे कि यह कुछ वेट है या नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने मेजर किया वेटिंग मशीन पे और हमको सपोज इस पे 500 ग्राम का वेट मिला। ठीक है, 500 ग्राम का वेट मिल गया, मतलब इसके पास मास तो है। पहली क्वालिटी क्वालिफाई हो गई। क्या ये कोई स्पेस कवर कर रही है या नहीं। मैंने एक चेयर को लिया, यहाँ पे रख दिया, तो इतने दूर की एरिया वो चेयर ऑक्युपाई कर लेगी, फिर वहां पे मैं चल नहीं पाऊंगी, है ना। अभी मैं यहाँ पे से ऐसे जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चेयर रख दूं तो फिर मैं उस चेयर को ऐसे आर पार करके नहीं जा सकती। मतलब उतने दूर की एरिया वो चेयर ऑक्युपाई कर रही है, इसका मतलब कि ये स्पेस को भी ऑक्युपाई कर रही है और इसके पास मास भी है। इट मीन्स इट इज अ मैटर। इट मीन्स इट इज अ मैटर। समझ आया। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है बेड। सबके घर बेडरूम होता है। ठीक है, वहां पे बेड भी रखो तो उस पे भी क्या है, कुछ ना कुछ एरिया वो बेड ऑक्युपाई करता है। पता नहीं कैसा बन गया, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक बेड है। ठीक है, और ये बेड को मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, जिसपे क्या है, कुछ ना कुछ इसका वेट भी होगा, ऑब्वियसली वेट भी होगा। सपोज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम तो होता नहीं वैसे, चलो 10,000 ग्राम, यानी कि ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ मास हो गया। और जब बेडरूम में बेड को रख दिया जाता है तो वहां पे वो कुछ दूर की एरिया को ऑक्युपाई कर लेता है। तो मतलब क्या हुआ कि इसने स्पेस को भी कवर किया, मास भी है, ये एक मैटर है। ठीक है, रिवर। रिवर के बारे में देखते हैं। रिवर को हम कैसे मैटर डिक्लेयर कर सकते हैं। रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, बहुत लंबी सी रिवर है, मैंने उसका कुछ एरिया लिया, वहां पे मैंने अमाउंट ऑफ वाटर चेक किया, तो कुछ ना कुछ वेट में हमको वाटर मिलेगा, कुछ ना कुछ सम लीटर, सपोज 10 लीटर हमको वाटर मिल गया उस एरिया में। और इतनी दूर की जगह भी ये कवर कर रही है, रिवर पास हो रही है रिवर, तो वो कुछ एरिया भी ऑक्युपाई कर रही है और उसमें कुछ लीटर में वाटर भी प्रेजेंट है, तो मास भी है और स्पेस भी है। ओवरऑल ये एक मैटर है। ठीक है, माउंटेन। माउंटेन को देखा जाए तो माउंटेन क्या है, माउंटेन भी इसके पास भी कुछ ना कुछ वेट होगा। इसके एक पार्ट को मैंने थोड़ा सा टुकड़ा लिया, वेट किया, कुछ ना कुछ वेट आया। ठीक है, और वो टुकड़े ने कुछ ना कुछ जगह भी कवर की थी उस एरिया पे, पूरे माउंटेन पे इसने भी कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है माउंटेन को बनाने के लिए। तो ओवरऑल ये मास भी ऑक्युपाई कर रहा है, इसमें स्पेस भी है, मास भी है, तो ये भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, डॉग की बात करें, डॉग एक लिविंग थिंग है, उसको भी अगर हम मेजर करते हैं उसका वेट, तो वो भी मेड होता है, कुछ ना कुछ उसका वेट होता ही है। और अगर उसे कुछ जगह पे ऐसे रख दिया जाए, मतलब वो उसे बोल दिया जाए कि एक जगह पे अगर स्टे करने को, तो कुछ ना कुछ एरिया वो भी ऑक्युपाई करेगा ही। तो ओवरऑल डॉग, ट्री, बिल्डिंग, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, हर एक चीज मैटर है जिसके पास मास है और जो कुछ ना कुछ एरिया को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो दो कंडीशन से हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, एक स्पेस और दूसरा मास। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी तो वो मास नहीं हो सकता, वो मैटर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ऐसी है जो ऑक्युपाई नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वो चीज मैटर नहीं हो सकती। ठीक है, मैटर होने के लिए स्पेस और मास इन दोनों का होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग है तो वो मैटर कंसिडर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई थिंक मैटर के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी कि कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ एरिया को या कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो होता है हमारा मैटर। ठीक है, और अगर इन दोनों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी मिसिंग है तो उस चीज को हम मैटर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैटर को क्लियर कर लिया हमने। सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। एक मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके क्या क्या गुण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं मैटर को। ठीक है, तो देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम।
तो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? एटम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटम। these particles are too small to be observed with naked eye। ये इतने ज्यादा स्मॉल पार्टिकल होते हैं कि हम अपनी नेक्ड आई से उसको कभी विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमको एटम देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तभी वो हमको विजुअलाइज होते हैं। अदरवाइज नेक्ड आई से अगर हम ट्राई करें ना तो हम कभी भी एटम को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक कि ये एटम से बना है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अभी अगर मैं इसी चेयर की बात करूं तो इस चेयर में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिले होंगे, तब जाकर के ये चेयर का पूरा स्ट्रक्चर बना होगा। इसके एक पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं। और ये एटम हमको दिखाई नहीं देता, हमको ओवरऑल मैटर दिखाई देता है, ग्रुप ऑफ एटम दिखाई देता है, लेकिन एटम विजुअलाइज नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, टू स्मॉल, ठीक है, टू मच स्मॉल। और कोई भी चीज जो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। ऐसी कोई भी चीज जो नेक्ड आई से विजुअलाइज नहीं हो पा रही है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। सेकेंड प्रॉपर्टी कंप्लीट है कि ये एटम जो बड़े स्मॉल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कॉन्स्टेंटली। मतलब जो एटम होते हैं ना ये कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में भी रहते हैं, ठीक है। एटम क्या होता है? एटम बेसिकली अगर हम डिफाइन करते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, और जब भी दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो एक नई चीज का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल, ग्रुप हुआ, मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल से फिर हम अलग अलग मैटर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो एटम है, किसी भी मैटर का एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं। तो अगर हम उस एटम को देखते हैं ना, तो जब लोगों ने देखा, साइंटिस्ट लोगों ने माइक्रोस्कोप पे कि एटम कैसा होता है, तो वहां पे देखा कि वो कॉन्स्टेंटली मोशन शो करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। और ये जो एटम होते हैं, एक एटम दूसरे एटम से जब कंबाइन होता है तो उसके बीच थोड़ा ना थोड़ा स्पेस रहता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं, सपोज ये है एक एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक। मैंने यहाँ पे 3 एटम बनाए, ठीक। तीनों एटम में अगर देखो, ये रहा एक एटम, ठीक है, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, ये देखा, इसके बीच कुछ ना कुछ स्पेस नजर आ रहा है। ये रहा, ये देखो, ये इतने दूर का स्पेस जो तीनों के बीच खाली रह गया। तो इनमें दो एटम होते हैं हमारे, जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ब्लैंक रह जाता है, ठीक है। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उसी स्टेटमेंट को बोला गया, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, और उनके बीच जब वो ग्रुप बनाते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो उनके बीच थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेस। दो एटम के बीच का डिस्टेंस है तो एटॉमिक स्पेस हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वैसे ही एटम्स के बीच का स्पेस है तो एटॉमिक स्पेस, ठीक है। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं? उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ग्रुप होकर के किसी बड़ी पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कई सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं और एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड है पार्टिकल, ये पार्टिकल वर्ड किसको रिफर कर रहा है? ये पार्टिकल वर्ड रिफर कर रहा है एटम को, ठीक है। इस पार्टिकल वर्ड का मतलब है एटम,
तो जो मैटर है वो किस चीज से बना है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, और वो स्मॉल पार्टिकल क्या है, एटम है। ठीक है, जिसके बारे में हमने इतनी सारी बातें डिस्कस की। थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग जिसके पास मास हो, स्पेस हो, वो होता है मैटर। इन दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर मिसिंग हो जाती है तो वो मैटर डिक्लेयर नहीं होता। मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, जिसको हम नेक्ड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है, और एटम जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। ठीक है, और एटम जब कंबाइन होते हैं, एटम जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के ही तो एक बड़ी चीज का फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके ही तो बड़ी चीज को बनाएंगे। तो वैसे ही एटम्स जब कंबाइन होकर एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पे एटम्स के बीच कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। ठीक है, और ये जो एटम कंबाइन हो रहे हैं वो एक फोर्स की वजह से कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कॉम्बिनेशन शो करते हैं तो वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से करते हैं, और उस फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी फोर्स को हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ा मैटर के बारे में और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई थिंक इट इज ऑल क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड समझ आया, डिफ्यूजन वर्ड, व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर डिफ्यूजन को हमें डिफाइन करना है तो बेसिकली हम उसे डिफाइन करते हैं कि जब भी किसी भी चीज का मूवमेंट उसकी हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ चलता है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल जो है वो मिक्स होते रहते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल जो है वो कॉम्बिनेशन शो करते हैं, पार्टिकल्स कंबाइन होते रहते हैं। ठीक है, और वो कंबाइन होते हैं इस तरीके से कि उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल्स को ड्रॉ करूँ, एटम है ये सेकेंड एटम, ये फर्स्ट एटम। ठीक है, फिर ये थर्ड, फोर्थ, ये देखो ग्रुप ऑफ एटम बन रहा है। ठीक है, इसमें ये बहुत सारे एटम्स ऐसे कंबाइन हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो कैसे स्पेस नजर आता है। देखो ये ग्रुप ऑफ 7 एटम है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्पेसेस को ढूंढना चाहूँ तो हमें स्पेस कहाँ नजर आ रहा है, देखो ये है ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, एटम जो है यहाँ पे 7 एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 7 एटम यहाँ पे कंबाइन होकर के ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है कि ये जो एटम्स होते हैं जब कंबाइन होते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेसेस रह जाते हैं। देखो ये रहा स्पेस, यहाँ पे स्पेस अगर देखोगे तो ये रहा स्पेस, देखो ये इधर स्पेस, ये इधर, ये इधर, ये स्पेस नजर आया। जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया ये अभी ये जो है स्पेस है। ठीक है, कैसा स्पेस, जो एटम्स के बीच स्पेस रह जाता है, जब कभी भी एटम कंबाइन होते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है, ये वही स्पेस है। ठीक है, इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं और एटॉमिक स्पेस भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या डिक्लेयर करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, या फिर एटॉमिक स्पेस। ठीक है, तो ये रहा स्पेस। इन दो स्टेटमेंट का मतलब यही है कि एटम जो होते हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन शो करते हैं, कंबाइन हो गए, और जब कंबाइन होते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेसेस रहते हैं। ये है वो स्पेसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है अपना, ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग, ये जो ग्रुप बन रहा है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू डिफरेंट टाइप्स of the matter on their own is called diffusion.
देखो अब ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ना, ये 2 डिफरेंट टाइप से होती है और इसी को बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की एप्लीकेशन क्या होती है, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब अलग अलग टाइप के मैटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैटर बेसिकली यहाँ पे हम मैटर के स्टेट्स जब डिस्कस करेंगे ना, तो मैटर के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स में हम मैटर की डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा दे रहा है कि जब कभी भी हम एक सॉलिड मैटर को एक लिक्विड मैटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम पता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को ऐसे डिनोट करते हैं। जब कभी भी हम एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे क्रिस्टल है, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस जो हम मिक्स करने वाले थे लिक्विड में वो क्या है अपना पोटेशियम परमैंगनेट, ये है सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी लिया, उसमें हम KMnO4 का क्रिस्टल ऐड कर रहे हैं जो सॉलिड स्टेट में है। वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन इवन विदाउट स्ट्रिंग। मतलब क्या कि हमने एक वेसल लिया, वेसल बेसिकली बीकर भी कह सकते हैं, वेसल भी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हमने एक वेसल लिया है, ठीक है, और उस वेसल में हम क्या रखे हैं, वाटर, उस वेसल को फिल किया है वाटर से। देखो ये है वेसल, ठीक है, इसमें क्या फिलअप है, वाटर, इसमें फिलअप है वाटर, ठीक है, इसमें फिल्ड है वाटर, और इस वाटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्रिस्टल ऑफ KMnO4, KMnO4 का क्रिस्टल ऐड कर रहे हैं। क्रिस्टल क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, क्यूब या क्यूबॉइड कह लो, तो यहाँ पे हम कुछ क्रिस्टल ऐड कर रहे हैं, किसका, KMnO4 का, इस वाटर में। जब हमने ये क्रिस्टल ऐड किया इस बीकर में जहाँ पे वाटर पहले से हमने फिलअप कर रखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, बिना इसको मिक्स किए, जैसे शुगर और वाटर मिक्स करना होता है तो हम पानी में शुगर डाल के ऐसे मिक्स करते हैं, ठीक है, बिना मिक्स किए ही अपने आप वाटर का कलर ना ऑटो जो है, ऑटो सेल्फ ऑटो ये धीरे धीरे पर्पल कलर में कन्वर्ट होने लगता है, बिना मिक्सिंग किए, बिना मिक्स किए ही जैसे क्रिस्टल उस वाटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का वाटर हमारा कलर्ड हो जाएगा, ठीक है, वाटर अब नेचुरल कलर से पर्पल कलर में हो जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से, ये हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स। यहाँ पे जो 2 हमने मैटर ले रखे हैं, ठीक है, एक सॉलिड मैटर है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक मैटर है वाटर जो कैसा है, लिक्विड मैटर, लिक्विड मैटर, और एक लिखा है हमने क्रिस्टल जो कि कैसा है, सॉलिड मैटर, ठीक है। 2 मैटर लिया, एक लिक्विड मैटर लिया और एक सॉलिड मैटर लिया। जब इन दोनों को मिक्स किया ना तो क्या हुआ, ये मिक्स हो करके पर्पल कलर का वाटर प्रोड्यूस करते हैं, पर्पल कलर्ड वाटर, ठीक है, पर्पल कलर का वाटर ये प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि एटम जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन शो करते हैं, है ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने वाटर ऐड रखा था तो वाटर के पार्टिकल्स मूव करते रहे थे, ठीक है, और जो हमारे क्रिस्टल्स थे, ठीक है, जो हमारे क्रिस्टल्स थे वो भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। क्रिस्टल में भी पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल भी छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, ठीक, वाटर भी छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, ठीक, दोनों ही एटम से बने हैं और दोनों में एटम की प्रॉपर्टी शो होगी ऑब्वियसली। एटम की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि एटम कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, तो ये पार्टिकल्स भी इसमें आपस में मूव कर रहे हैं, जो एटम छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों क्रिस्टल आपस में टकराएंगे, क्रिस्टल और
जो हमारे लिक्विड के एटम्स हैं वो आपस में जैसे ही कोलैप्स करेंगे तो इनके पार्टिकल ना ऑटोमेटिकली मूव करके ये कलर मिक्स कर देंगे। बिना हमारे स्ट्रिंगिंग किए ही ये वाटर का कलर कैसे हो जा रहा है पर्पल, तो ये एटम की प्रॉपर्टी से हो जा रहा है। क्योंकि देखो पानी में हमारा एटम है, उसमें एटम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, और जो क्रिस्टल ऐड किया उसमें भी एटम है, उसमें भी एटम्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। दोनों ही मूविंग एटम्स हैं। इधर वाटर का मोशन भी हो रहा है, वाटर के एटम भी मूव कर रहे हैं, और इधर जो हमारे क्रिस्टल ऐड हुए उसका भी पार्टिकल मूव कर रहा है। दोनों ऑटो सेल्फ। हम देखो स्ट्रिंगिंग में बेसिकली क्या करते हैं, मोशन कराते हैं एटम्स का ताकि हमारा जो सब्सटेंस है वो इजीली डिसॉल्व हो जाए, और जब ये खुद से ही मोशन कर रहा है तो हमें बिना स्ट्रिंग कराए ही डिसॉल्व होकर के पर्पल कलर का वाटर मिल जाता है। स्ट्रिंगिंग में हम यही करते हैं, मिक्स करते हैं, एटम्स का मोशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम एटम्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ताकि एटम हमारे मूव करे और हमारा जो दोनों सब्सटेंस है वो आपस में मिक्स हो जाए। लेकिन यहाँ पे एटम्स ना पहले से ही मोशन में है, बहुत हाई मोशन में दोनों ही पहले से है, तो हमें बिना स्ट्रिंग किए ही अपने आप कलर चेंज होता दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली एटम के मोशन की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि अरे क्रिस्टल ऐड हुआ बिना स्ट्रिंगिंग किए ही पर्पल कैसे हो गया, दिस इज अ मैजिक, नॉट, ये कोई मैजिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एटम्स के मोशन की वजह से जैसे ही क्रिस्टल पानी में ऐड हुआ, दोनों के पार्टिकल्स यानी कि दोनों के एटम, क्रिस्टल के भी पानी के भी, दोनों के एटम मोशन में थे। दोनों मोशन की वजह से ही ये फटाफट से मिक्सिंग हो गई और कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि व्हेन द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज पुट इनटू द वाटर, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है, KMnO4 को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, पर्पल कलर्ड का पार्टिकल्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द वाटर एंड मेकिंग होल वाटर लुक पर्पल। जो क्रिस्टल है अपना पोटेशियम परमैंगनेट का वो ऑलरेडी पर्पल है। ठीक है, और वाटर में जैसे ही हो जाएगा दोनों के एटम में मोशन होगा, मोशन की वजह से क्या होगा, वो दोनों पर्पल कलर के कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वाटर का पूरा कलर ही चेंज हो जाता है ड्यू टू सेल्फ स्ट्रिंगिंग। चीनी को अगर पानी में मिक्स करना हो तो हम स्ट्रिंगिंग करते हैं, लेकिन जब KMnO4 के क्रिस्टल को पानी में मिक्स करना हो ना तो वहाँ पे सेल्फ स्ट्रिंगिंग हो जाती है। सेल्फ स्ट्रिंगिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल इसके पार्टिकल ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से स्ट्रिंगिंग शो करते हैं। इसमें जो एटम्स होते हैं बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, और फास्ट मूवमेंट की वजह से बिना स्ट्रिंगिंग किए ही कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली ऑन डिसॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। और ये डिसॉल्व कैसे हुआ, देखो जब पानी हमने लिया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्रिस्टल था वो कैसे वाटर में मिक्स हो गया। तो देखो वाटर ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे पानी है, सपोज ये वेसल है तो यहाँ पे पानी ऐसे ऐसे है। ठीक है, और जो क्रिस्टल हमने लिया है वो कौन से कलर का है, पर्पल कलर का। वो क्रिस्टल क्या करता है ना, इसी स्पेस के बीच में आकर के ऐसे अटक जाता है और जल्दी जल्दी से डिसॉल्व होने लगता है। जो स्पेस होता है वाटर के एटम्स के बीच, वहां पे आकर के ये क्रिस्टल अटैच हो जाता है और अपना सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे स्पेसेस है ये KMnO4 का क्रिस्टल आएगा, उस स्पेस के बीच में सेटल डाउन होगा और उसके बाद मिक्सिंग शो करेगा। ठीक है, सेल्फ स्ट्रिंगिंग की वजह से पूरे पानी का कलर ही एक टाइम के बाद पर्पल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सिंग होती है। दिस शोज दैट द पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम आर कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन देयर ओन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एटम है यानी कि मैटर का जो भी पार्टिकल होता है उसके बीच स्पेस होता है, इस बात का प्रूफ दिया जा रहा है इस स्टेटमेंट में। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट हमने पढ़ा था मैटर की प्रॉपर्टीज, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उस बात का प्रूफ दे रहा है कि सच में स्पेसेस होते हैं। कोई ऐसे कह नहीं रहा है कि किसी ने कह दिया स्पेसेस होते हैं तो हमने मान लिया, नहीं, हमने प्रैक्टिकली देखा है कि हाँ एक्चुअल में स्पेसेस होते हैं, तभी हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है,
तो वो प्रैक्टिकली हम ऐसे देख रहे हैं कि जब हमने KMnO4 का क्रिस्टल वाटर के मॉलिक्यूल में ऐड की तो वहां पे जो वाटर के बीच स्पेसेस था वहां पे क्रिस्टल आकर के अटैच हुआ, जिसकी वजह से पानी का कलर पर्पल हो गया। ठीक है, तो इस बात का प्रूफ है कि हाँ एक्चुअल में देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स या फिर एटम्स। ठीक है, स्पेस होता है एटम्स के पार्टिकल के बीच, दो एटम के बीच कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ठीक, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, देखो सॉलिड और लिक्विड का डिस्कशन किया, गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। गैसेस का क्या कॉन्सेप्ट है? गैसेस के बारे में बोला जाता है कि फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब ऐसी कोई भी अगरबत्ती जिसको हम कहते हैं इंसेंस स्टिक, मतलब एक पतली सी स्टिक लगे स्ट्रक्चर जिसको जलाने पे बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। ठीक है, स्मेल नहीं कैसे, उसे फ्रेग्रेंस कहते हैं। स्मेल तो बैड अनप्लीजेंट स्मेल को बोलते हैं ना, स्मेल और फ्रेग्रेंस ये दो वर्ड होते हैं। ये बैड को रिप्रेजेंट करता है जब खराब सी स्मेल आती है। ठीक है, और फ्रेग्रेंस मतलब होता है खुशबू। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस, स्मेल और फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लाइटेंड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर किसी एक रूम में, सपोज देयर इज अ रूम, एक रूम है जिसके किसी एक कॉर्नर पे, रूम है तो ऑब्वियसली 4 कॉर्नर्स होंगे, और 4 कॉर्नर्स में से किसी एक कॉर्नर पे जब हम ये इंसेंस स्टिक को रख देते हैं जला करके, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने इंसेंस ऑफ स्टिक रखा, तो फिर क्या होगा, स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। ठीक है, यहाँ से जो भी फ्रेग्रेंस आ रही होगी वो धीरे 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 पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाती है। कैसे? क्योंकि रूम में क्या है, एयर है। ठीक है, और ये जो एयर है, एयर में ये इंसेंस की फ्रेग्रेंस मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद धीरे 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 मोशन में ये पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। हमें पता है कि देखो ये जो फ्रेग्रेंस आ रही है वो भी एटम से ही बनी हुई है। ठीक है, उसमें भी एटम्स हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। इस रूम में एयर है, एयर में जो एटम्स हैं यानी कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मोशन से क्या हुआ, ऐसे मिक्स होते होते सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये जो फ्रेग्रेंस वाला एटम होगा वो भी मूव करते 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 सबसे मिक्स होते 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 पूरे एरिया में वो फ्रेग्रेंस की जो स्मेल है वो स्प्रेड हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स है ना, उनके भी बीच कुछ ना कुछ स्पेस है, जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस वाला ये जो हमारा आ रहा है एटम या फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स वो मिक्स होते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज और वेपर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग इन द इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन एंड मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द एयर इन द रूम। वही बात, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स और ये हमारे फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स दोनों ही मोशन में हैं, दोनों मोशन में होते होते मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद जो फ्रेग्रेंस आ रही है इंसेंस स्टिक से वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। दिस ऑल्सो शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो हमें इस बात का भी प्रूफ मिल गया कि मैटर के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। किसी की कह देने पे हम नहीं मान ले, हमने प्रैक्टिकली देखा है। कैसे? या इस मेथड से। ठीक है, हमें एक स्टेटमेंट मिली कि हमारे पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। इस बात का हमको प्रूफ मिला इस एक्सपेरिमेंट से, और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें मोशन चल रहा होता है, इस बात का प्रूफ मिला इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट जो हमने मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस की थी ना, उसका यहाँ पे प्रूफ है। ठीक है, उसका यहाँ पे प्रूफ है कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल, जिसको किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन का नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था बायोलॉजी में, है ना। रॉबर्ट ब्राउन क्या बताया था हमको, बायो में हमने इनके बारे में पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो सेंटर पे न्यूक्लियस होता था उसकी डिस्कवरी की थी ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कौन सी ईयर में, 1831। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन बायो में भी थे, केमिस्ट्री में भी आ गए। देखो
इन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बायोलॉजी में भी बड़ी अच्छी फील्ड में काम किया और इन्होंने बताया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में इन द ईयर 1831। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि द रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली रैंडम मूवमेंट क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने एक वेसल लिया, उसमें पानी लिया, ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे ना वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। रैंडम मूवमेंट का मतलब कि डायरेक्शन किसी की डिफाइन नहीं है कि ये नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं एज देयर ओन चॉइस, इसको बोलते हैं रैंडम मूवमेंट, ठीक है। या जिगजैग मूवमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली जिगजैग का तो ऐसा मतलब हो जाता है जिगजैग जिगजैग, लेकिन रैंडम मूवमेंट अगर बताना है तो ये सही तरीका है कि जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो जिगजैग मोशन में क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे हमारे कौन, एटम, ठीक है, उन एटम का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, रैंडम मूवमेंट होता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। हमने एक फ्लूइड लिया, वही वाटर का एग्जांपल यहाँ पर लिया। फ्लूइड में क्या हुआ, यहाँ पे फ्लूइड में हमने वाटर लिया और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वाटर के वो रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है पार्टिकल वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। यहाँ पे वो डिफाइन नहीं है कि किधर मूव करेगा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो एक दूसरे में ऐसे टकरा भी जाएंगे, है ना, एक दूसरे में टकराएंगे भी, जो ये वेसल है उसकी वॉल से भी टकरा सकते हैं और आपस में भी टकरा सकते हैं। तो जो रैंडम मूवमेंट की वजह से ये आपस में टकराते हैं, कोलैप्स करते हैं और कंटिन्यूअसली ये वॉल ऑफ वेसल, जो ये वेसल लिया है मैंने या फिर इसको बीकर कह लो, इस बीकर की वॉल से ये जो कंटिन्यूअसली टकरा रहा है, कोलैप्स कर रहा है, इसी टाइप के मूवमेंट को उन्होंने क्या बोला, ब्राउनियन मोशन। इसी को उन्होंने कहा दिस इज द ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि कोई भी अगर फ्लूइड है वो एक बीकर में रखा गया है, तो उसमें जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं यानी कि उस फ्लूइड के एटम्स वो रैंडम मूवमेंट शो करते हैं और रैंडम मूवमेंट की वजह से ही वो कंटिन्यूअसली आपस में भी कोलैब करते हैं और वॉल ऑफ बीकर से भी कोलाइड करते हैं, उसे बम्बार्डमेंट कहा जाता है और इसी टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ये होता है ब्राउनियन मोशन। फॉर एग्जाम्पल डस्ट मूव रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स ऑफ द एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया है एयर का और ये एग्जाम्पल है फ्लूइड का, ठीक है। फ्लूइड मतलब ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है, हवा भी फ्लूइड नेचर की होती है, लिक्विड भी फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो फ्लूइड मतलब फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर का एग्जाम्पल दिया है और ये वाटर का एग्जाम्पल देकर के बताया। तो ओवरऑल ब्राउनियन मोशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और क्या होता है ब्राउनियन मोशन कि किसी भी फ्लूइड को जब हमने एक बीकर में लिया या फिर ऐसे ही रैंडमली देखा गया तो वो रैंडम मोशन शो करते हैं और रैंडम मोशन की वजह से वो आपस में भी टकराते हैं, आपस में भी कोलिजन शो करते हैं और जिस वेसल में है, अगर वो किसी वेसल के अंदर है, किसी बीकर के अंदर, तो उस बीकर के वॉल से भी वो कोलाइड करते हैं। इस टाइप के कोलिजन को बम्बार्डमेंट कहा जाता है और इसी की मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो ये मोशन क्या होता है अपना, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी देखो तो हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मैटर के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली और उनकी प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी ले लिया कि हाँ एक्चुअल में उनके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेसेस है वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है। अब हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का शुरुआत, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द न्यू टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पे हम मैटर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। किस बात पे उसको डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे बता रहा है। बेस्ड अपॉन द पार्टिकल अरेंजमेंट, based upon the energy of the particles and based upon the distance between the particles,
3 बातों पे डिवीजन है मैटर का, ठीक है। हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 बेसिस पे डिवाइड करेंगे। मतलब देखो ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे कि मैटर जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और 3 बेसिस पे डिवाइड होते हैं। मैटर के बारे में यहाँ पे हम डिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैटर को डिवाइड कर रहे हैं, मैटर इज डिवाइडेड या फिर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, ऑन 3 बेसिस, ठीक है। मैटर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया 3 बेसिस पे। पहला बेसिस मतलब किस बात के लिए हम मैटर को डिवीजन कर रहे हैं वो यहाँ पे बताते हैं। तो मैटर 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो भी 3 बेसिस पे। पहला उनके स्पेसेस के बेसिस में, स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच कैसा स्पेस है, ठीक है। पहले तो स्पेसेस के बेसिस पे हो जा रहा है, दूसरा उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो कैसे अरेंज है, ठीक है। और किस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, उनकी एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैटर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वो 3 पार्ट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और किस बेसिस पे इनका डिवीजन हो रहा है, स्पेस कैसा है, एटम्स के पार्टिकल मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस कैसा है, ठीक है। उनका अरेंजमेंट कैसे है, वो किस तरीके से अरेंज है। किसी भी मैटर को देखो तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल, इसी बोर्ड को अगर देखो तो इस बोर्ड में भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन हुए होंगे, तो उनका अरेंजमेंट कैसे है कि वो इतना अच्छा बोर्ड बना रही है, ठीक है। तो उनका अरेंजमेंट देखेंगे और उन पार्टिकल्स के बीच स्पेस को देखेंगे, प्लस उन पार्टिकल्स में मोशन हो रहा है। हमें पता है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं। मोशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी तो मोशन कर रहे हैं। तो उस एनर्जी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो ऑन 3 बेसिस हमने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो 3 पार्ट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और वो 3 बेसिस हैं उनकी एनर्जी का डिस्क्रिप्शन कि वो किस एनर्जी की वजह से मोशन कर रहे हैं, वो कैसी एनर्जी है, किस अमाउंट की एनर्जी है, ठीक है, कैसे डिक्रीज हो रही है, कैसे कंटिन्यू है, इन सब बातों पे। फिर उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, किस तरीके से वो पार्टिकल अरेंज है कि कोई भी मैटर को तोड़ना इजी नहीं होता, ठीक है। तो उनके अरेंजमेंट की वजह से किसी भी चीज़ को तोड़ना या बनाना मुश्किल या कम इजी है। तो उनके अरेंजमेंट का डिस्कशन, मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका कैसा अरेंजमेंट है, उनकी एनर्जी क्या है, और हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, तो वो स्पेस कैसा है और कितना है, इन सारी बेसिस पे हमने मैटर को डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज द सॉलिड, ठीक। सॉलिड के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। सॉलिड के बारे में यहाँ पे क्या बातें हो रही है, देखो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमारा टॉपिक है। 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है अपना सॉलिड, ठीक है। मैटर का पहला स्टेट होता है सॉलिड। देखो सॉलिड सब्सटेंस को कैसे पहचानोगे, मैटर हमारे आसपास है, हमें पता है सबके पास मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो मैटर है। लेकिन हम उस मैटर को पहचानेंगे कैसे, अगर हमको बताना होगा कि ये एक सॉलिड मैटर है, तो हम किस बेसिस पे बताएंगे कि ये एक सॉलिड मैटर है, ये एक लिक्विड मैटर है और ये गैसियस मैटर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई करते हैं। देखो अगर हमें बताना होगा कि
दिस पर्टिकुलर मैटर इज सॉलिड। तो कैसे बताएंगे? पार्टिकल्स जो होंगे ना बड़े ही क्लोजली अटैच होंगे। पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मतलब जो एटम मिल करके इस सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनके बीच स्पेसेस बहुत कम है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अटैच है। और जब कोई भी चीज़ क्लोजली अटैच होती है तो स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो, मतलब कंफ्यूजन, स्पेस लेस है यहाँ पे, ठीक है, स्पेस कम है पार्टिकल्स के बीच। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा क्लोजर होंगे और उतने ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। उनको दूर करना, उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली अटैच होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और जितना हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा क्लोज होंगे, स्पेस उतना ही ज्यादा कम होगा। वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, अभी देखो एनर्जी के बारे में था, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही ज्यादा मोशन करेगा, जिसके पास जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना ही धीरे मोशन करेगा। तो यहाँ पे सॉलिड को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही जरा सा मूवमेंट करते हैं, बहुत हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम है।